Good morning, friends. Friends, 6 August 2014 लास्ट ईयर एक आया सेवी सिक्योरिटीज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2014 पास हुआ और ये जो 2014 का ये जो एक्ट पास हुआ इसने सेवी एक्ट को, SCRA एक्ट को, सेवी एक्ट 1992, SCRA एक्ट 1956, डिपॉजिटरी एक्ट 1996 में काफी आमूलचूल परिवर्तन किए और उनकी वजह से 21 दिसंबर 2014 को बहुत सारी सेवी गाइडलाइंस, सेवी रेगुलेशंस आई। नई कलेक्टिव स्कीम के बारे में, सर्च एंड सीजर के बारे में, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन के बारे में। ओके, उसके अलावा काफी कुछ चेंजेस हुए जो मैंने आपको बिल्कुल लेटेस्ट 2015 तक के जितने चेंजेस थे उन सबको उनमें इनकॉर्पोरेट किया। ओके, अब जो मेजर चेंजेस थे, हालांकि वो चेंजेस मैंने चैप्टर्स के साथ साथ सारे लेटेस्ट चेंजेस इंक्लूड किए हैं, उसके बावजूद कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो मैं आपको अलग से दोबारा रिवाइज करा रहा हूं, जिससे कि आपको उनके बारे में अच्छी तरह पता लग जाए। तो ये बेसिकली पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन एंड स्पेशल कोर्ट से रिलेटेड है। ओके, तो ये एक एक करके हम समझते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये हम इरेज कर देते हैं। तो सबसे पहले हम मेन समझते हैं SCRA एक्ट में। तो SCRA एक्ट के अंदर सबसे पहला सेक्शन 23 सबसे पहले सेक्शन 12A। सेक्शन 12A में जो पावर ऑफ इशू डायरेक्शन थी, नाउ दिस पावर इंक्लूड्स disgorgement of profit earned or loss to other, यानी कोई भी पावर पेनल्टीज के अलावा कोई भी गलत एक्शन से इन वायलेशन, कोई भी काम वायलेशन से या तो कुछ फायदा कमाया या जो लॉस था, जो लॉस एवर्ट किया, किसी भी आदमी ने किसी वायलेशन से या तो कोई प्रॉफिट अर्न किया या लॉस एवर्ट किया। जो प्रॉफिट अर्न किया या लॉस एवर्ट किया तो से भी डायरेक्शन देके
वो प्रॉफिट और लॉस एवर्टेड उससे वापस मांग सकती है, जिसको कहते हैं डिसगॉर्जमेंट। ओके, यदि आपने मान लो कोई गलत डीलिंग करके 1 करोड़ रुपए कमाया, तो बाकी पेनल्टी प्रोसिक्यूशन के अलावा वो 1 करोड़ रुपए वापस मांग सकते हैं। ये आपको शेयर मार्केट में 1 करोड़ का लॉस हो रहा था, वो लॉस आपने बचा लिया, तो वो लॉस जो आपने बचा लिया उतने 1 करोड़ रुपए लेके वापस ले सकती है, उसको कहते हैं डिस्गॉर्जमेंट। ठीक है, तो जो सेक्शन 12A में अमेंड करके अब सेबी को पावर डिस्गॉर्जमेंट की भी मिल गई 6 अगस्त लास्ट ईयर, 6 अगस्त 2014 को। ओके, अब आ जाइए सेक्शन 23। सेक्शन 23 में अमेंड किया है कि यदि कोई आदमी करता है, ये सारा चल रहा SCRA एक्ट, ट्रेड इन कंट्रावेंशन ऑफ SCRA, कोई भी ट्रेड करता है एंड सेबी रेगुलेशंस, कोई भी ट्रेड करता है इन कंट्रावेंशन, तो उसको 10 ईयर तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और 25 करोड़ तक का फाइन हो सकता है, और बोथ या दोनों हो सकते हैं। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन 23A। यदि प्रॉपरली रिकॉर्ड्स नहीं रखते हैं, रिकॉर्ड्स जो रखने होते हैं वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं रखता है कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इंटरमीडिएरी या इन्वॉल्वमेंट, यानी फेलियर टू फर्निश रिकॉर्ड्स, इसकी पेनल्टी कर दी गई है 1 लाख टू 1 करोड़ रुपए, 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी होगी। और 23B नेक्स्ट इज फेलियर टू, नेक्स्ट इज 23B फेलियर टू एंटर कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने में फेल होते हैं तब भी पेनल्टी इज 1 लाख टू 1 करोड़। इसके अलावा सेक्शन 23C, यदि फेलियर टू रिड्रेस ग्रीवेंस ऑफ द इन्वेस्टर, यदि इन्वेस्टर्स की ग्रीवेंस रिड्रेसल में भी कोई कमी है तो पेनल्टी है 1 लाख टू 1 करोड़। अब क्योंकि SCRA लिस्टिंग डीलिस्टिंग सारे काम देखती है, तो ये सारी पेनल्टी तो अभी आपको 1 लाख से 1 करोड़ वाली थी। अब कुछ पेनल्टी ऐसी हैं जिसमें पेनल्टी है 5 लाख टू 25 करोड़।
ओके। नेक्स्ट इज सेक्शन 23E, 23F, 23G, 23H। कोई लिस्टिंग डीलिस्टिंग की गड़बड़ी करता है, कोई म्यूचुअल फंड और कोई CIS, इन सारे केसेस में पेनल्टी है 5 lakhs to 25 करोड़ रुपीज। इनमें पेनल्टी बढ़ा के कितनी कर दी गई है? 5 लाख टू 25 करोड़। यदि लिस्टिंग डीलिस्टिंग में कुछ गड़बड़ करता है या कोई एक्सेस डीमेटेरियलाइजेशन करता है, जितनी सिक्योरिटी है नहीं उससे ज्यादा एक्सेस डीमेटेरियलाइजेशन करता है, तब भी पेनल्टी 5 से 25 करोड़ रुपए। ओके। अब जो स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज को एक तो पीरियोडिकल रिटर्न भेजनी पड़ती है और एक एनुअल रिटर्न भेजनी होती है। यदि पीरियोडिकल रिटर्न्स में या एनुअल रिटर्न्स में किसी में भी गड़बड़ी करी स्टॉक एक्सचेंज ने, तो स्टॉक एक्सचेंज को 5 से 25 करोड़ हो जाएगी। 23H के अंदर 1 लाख टू 10 करोड़ थी, लेकिन अब ये भी 5 लाख टू 25 करोड़ कर दी गई है यदि किसी एनी अदर के अंदर वो नहीं आते। यदि कोई ऐसा वायलेशन है जिसके लिए कोई रूल प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, ओके, तो क्या होगा? 5 lakhs to 25 करोड़। तो ये पेनल्टीज सब बढ़ा दी गई। इसके अलावा नेक्स्ट इज 23M। यदि नॉन कंप्लायंस ऑफ एक्ट और डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं माने और एक्ट का नॉन कंप्लायंस है, तो 10 साल तक की सजा हो सकती है प्लस 25 करोड़ और 25 करोड़ और बोथ 10 करोड़ का 10 ईयर का इम्प्रिजनमेंट, 25 करोड़ का फाइन या दोनों। तो बड़ी सीवियर पेनल्टी है। और अगर आप साथ में यदि कोई फेलियर टू पे पेनल्टी है, कोई पेनल्टी लगी और वो आपने नहीं दी, तो 1 लाख टू 25 करोड़ प्लस 1 ईयर टू 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट। हाँ जी, तो बहुत एग्रेसिव पेनल्टी प्रोसीजर्स लाए गए हैं इस नए SCRA एक्ट के अंदर। इसके अलावा भी क्या होता है, जो सेबी है ये पेनल्टी के लिए कोई ऑफिसर अपॉइंट करेगी
क्या अपॉइंट करेगी? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, वो पेनल्टी लगाएगा। अब उस पेनल्टी के बाद भी यदि सेबी को लगता है कि उस ऑफिसर ने गलत पेनल्टी लगाई है, कम पेनल्टी लगाई है, तो सेक्शन 2, अभी तक तो आपने अपील के सुने होंगे, या उल्टा सेक्शन है 23I3। 23I3 क्या कह रहा है कि सेबी क्या करेगी, उसको लगता है कि प्रोसीडिंग में एडजुडिकेटिंग अफसर ने कम पेनल्टी लगाई है, तो वो प्रोसीडिंग सबको एग्जामिन करेगा। एग्जामिन करने के बाद में उसको लगेगा कि या तो गलत है, या तो एरर न से कुछ एरर है, या अगेंस्ट इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट, इन्वेस्टर्स पब्लिक इंटरेस्ट, तो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ है, या एरर न से कुछ गलतियां हैं, तो वो क्या कर सकती है? इंक्वायरी कर सकती है, और इंक्वायरी के बाद में पेनल्टी बढ़ा सकती है। लेकिन ये करेगी कब? 3 महीने के अंदर। और 3 महीने के अंदर करने से पहले रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देगी। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ओके। इसके अलावा एक जो अमेंडमेंट है, दैट इज, जिस तरह इनकम टैक्स का सेटलमेंट कमीशन है, इसी तरह एक सेटलमेंट कमीशन बनाया गया है। सेक्शन 23J के अंदर सेटलमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल प्रोसीडिंग्स। अगर स्टॉक सेबी को लगता है कि नेचर, ग्रेविटी एंड इम्पैक्ट, और जो नेचर है, इम्पैक्ट है, ग्रेविटी है, उनको देखते हुए जो भी पेमेंट उसको लगता है कि इतना पेमेंट देने के बाद में इनको माफ कर देना चाहिए, तो वो सेटल हो सकता है। कब? जब उसने नेचर ग्रेविटी के हिसाब से पेमेंट दे दिया सेबी को, तो सेबी उस सारी एरर को सेटल कर सकता है, ओके। लेकिन जब सेटलमेंट हो गया, तो उस सेटलमेंट के बाद में कोई अपील नहीं होगी। सेटलमेंट विल बी फाइनल, इट कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। तो सेटलमेंट में क्या है, किसी भी लॉ के अंदर उस सेटलमेंट को चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है 23JB। 23JB के अंदर क्या है कि भाई जो है यानी रिकवरी, ये हम इरेज कर देते और अब हम समझते 23JB, रिकवरी ऑफ द अमाउंट। सेटलमेंट प्रोसीजर आप समझ गए। अब आ जाइए 23JB, दैट इज रिकवरी। अब ये रिकवरी क्या है? रिकवरी किस चीज की होगी? यदि पार्टी फेल टू पे पेनल्टी, जो पेनल्टी लगाई वो नहीं दे पाती, फेल टू कंप्लाई प्रोविजन, फेल टू प्रोवाइड कंप्लाई डायरेक्शन ऑफ रिफंड, रिफंड का कोई डायरेक्शन दिया वो कंप्लाई नहीं कर पाती है। फेल टू डिस्गॉर्जमेंट
अंडर सेक्शन 12A और फेज टू पे फीस। तो ये जो चारों काम होते हैं कि पैसा मिलता नहीं है सेबी को, तो सेबी क्या कर सकती है रिकवरी के लिए? तो वो जो है एक रिकवरी ऑफिसर को आरसी इशू कर सकती है। क्या इशू कर देगी? आरसी। ओके, अब ये जो आरसी है, ये आरसी बड़ी खतरनाक है। ये अटैच कर सकती है आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी, अटैच कर सकती है आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है, और आपका बैंक अकाउंट अटैच कर सकती है। अटैच बैंक अकाउंट। तो ये रिकवरी बड़ी खतरनाक है। ये आपकी प्रॉपर्टी भी अटैच कर सकती है और बैंक अकाउंट भी अटैच कर सकती है। उसके अलावा अरेस्ट कर सकती है, अरेस्ट करके आपको प्रिजन में भेज सकती है, डिटेंशन कर सकती है, अरेस्ट, प्रिजन, डिटेंशन। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं? अपॉइंट कर सकते हैं रिसीवर, रिसीवर को अपॉइंट कर सकता है। किस लिए? टू डिस्पोज मूवेबल और इमूवेबल, मूवेबल और इमूवेबल को डिस्पोज करने के लिए ये रिसीवर भी अपॉइंट किया जा सकता है। उसके अलावा जो इनकम टैक्स की जो सेक्शन है, सेक्शन 221 टू 227, (22A) 22(9) to 32, ये जितने सेक्शंस हैं इनकम टैक्स के रिकवरी के लिए, तो जिस तरह इनकम टैक्स के अंदर रिकवरी की जाती है इन सेक्शंस में, वो सब रिकवर कर सकती है। हाँ जी। अब क्या होता है कि आप कुछ माल अपना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रांसफर कर देते हो। जिस दिन आरसी इशू हुई उसके बाद में आप स्पाउस को, अपनी स्पाउस को ट्रांसफर कर देते हो, अपने माइनर चाइल्ड के नाम में ट्रांसफर कर देते हो, बेटे की वाइफ, सन्स वाइफ के नाम, बेटे की वाइफ में के नाम कर देते हो, सन्स माइनर चिल्ड्रन के नाम कर देते हो। अदरवाइज देन एडिक्वेट कंसीडरेशन, यदि आप इससे बचने के लिए ये सब ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है, तो वो ट्रांसफर वैलिड नहीं होगा, वो भी रिकवर किया जा सकता है। और अगर यदि माइनर के नाम में बैंक अकाउंट खोला रखा है या कुछ और पैसे हैं, संपत्ति है, और वो मेजर हो जाते हैं, तो इवन मेजर हो जाने के बाद में जो माइनर के टाइम पे ट्रांसफर किया था, दैट कैन बी रिकवर्ड बाय द रिकवरी ऑफिसर। ओके, इसके अलावा एक अमेंडमेंट किया गया है सेक्शन 23 LI में।
23LI के अंदर एक आपको ऑप्शन दिया गया है कि कोई पर्सन, एनी पर्सन who is aggrieved by the decision of a recognized stock exchange or by adjudicating officers और कोई सेबी के ऑर्डर अंडर सेक्शन 4B, इन सबसे कोई भी आदमी एग्रीव्ड है तो वो सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। साथ ही साथ एक जो अमेंडमेंट किया गया है वो किया गया सेक्शन 26 सब सेक्शन 2, जिसके अंदर ये था कि यदि कोई इस तरह का कोई भी ऑर्डर पास किया तो कोई इंफीरियर कोर्ट कोई भी मैटर्स अपील उससे रिलेटेड एंटरटेन नहीं करेगी। ये सेक्शन 23 सेक्शन 26 सब सेक्शन 2 हटा दिया गया। ओके, तो ये हमने कुछ कुछ पेनल्टीज बढ़ाई गई FCRA एक्ट में। इसी तरह डिपॉजिटरी एक्ट के अंदर भी इसी तरह जो डिपॉजिटरी एक्ट है उस डिपॉजिटरी एक्ट के अंदर भी, DP एक्ट के अंदर भी सेक्शन 20 के जो भी इंफ्रिंजमेंट है उसमें 10 ईयर का पनिशमेंट और या प्लस 25 करोड़ रुपीज पेनल्टी कर दी गई है। और जो सेक्शन 19A है डिपॉजिटरी एक्ट का, उसके अंदर 1 लाख to 1 करोड़ पेनल्टी कर दी गई है। तो डिपॉजिटरी एक्ट के अंदर भी पेनल्टी कर बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ जो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, जरा ध्यान से सुनिए कि जो प्रोसिक्यूशन है, चाहे वो सेबी एक्ट हो, चाहे FCRA एक्ट हो या डिपॉजिटरी एक्ट हो, जो भी प्रोसिक्यूशन है वो दैट प्रोसिक्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पेनल्टी। ये नहीं कि प्रोसिक्यूशन हो गया तो पेनल्टी नहीं लगेगी, पेनल्टी लगेगी। ओके, तो यदि आपको कोई भी यदि उस पेनल्टी के अगेंस्ट अपील करनी है, कुछ भी यदि आपको कोई केस करना है तो नॉट लोअर देन सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट से कम की कोर्ट के अंदर कोई ना केस जाएगा। और जो कंप्लेन है वो भी कंप्लेन भी लिमिटेड है, लिमिटेड भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके FCRA और DP एक्ट के हमने आपको बताए। उसके अलावा हम तो ये आपने DP एक्ट के और FCRA एक्ट के अमेंडमेंट समझे।
उसके अलावा जो सेबी एक्ट में भी कुछ अमेंडमेंट हुए हैं। सेबी एक्ट का सेक्शन 11 एंड 30 अमेंड हुआ है और इस अमेंडमेंट के हिसाब से ही कुछ रेगुलेशंस बनाई गई हैं। इसी की वजह से टेक ओवर रेगुलेशंस आई और भी। तो ये सेक्शन 11 एंड 30 सेबी का और अमेंड हुआ है, जो हमने कहीं और लेक्चर्स में कवर कर दिया है। तो ये केवल आपको रिवाइवल के लिए, रिवीजन के लिए ये चीजें हम आपको बता रहे हैं। ओके, अब आ जाइए एक स्पेशल कोड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोड। तो सेक्शन 26A के अंदर एक स्पेशल कोड बनाई गई है, उसके प्रोविजन किए गए हैं। ये क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर्म ए स्पेशल ट्रायल, स्पेशल कोड। ये कौन एस्टैब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, किस लिए बनाई गई है ये? फॉर स्पीडी ट्रायल, स्पीडी फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह सिक्योरिटी से रिलेटेड मामले के लिए ये एक स्पीडी ट्रायल के लिए बनाई गई है। ओके, ये जो स्पेशल कोर्ट होगी दैट विल बी हेल्ड बाय सिंगल जज। जो सिंगल जज होगा सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी विद द कॉन्सेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करके, और जो सिंगल जज हेल्ड करेगा वो या तो सेशन जज या एडिशनल सेशन जज की पोस्ट होल्ड कर चुका हो, यानी इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए सेशन जज और एडिशनल जज। दैट पर्सन विल बी द सिंगल जज ऑफ दिस स्पेशल कोर्ट। ओके, ठीक है। ये जो काम करेगी 26 में, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सीआरपीसी एक्ट 1973 एरिया को छोड़, उसको ध्यान में ना रखते हुए इसका जो भी जुडिक्शन फिक्स किया जाएगा उसमें काम करेगी, या फिर कोई चेंज होगा या जहां एरिया में कंफ्यूजन होगा एससी में फिक्स जुडिक्शन, और जिसके एरिया में ये स्पेशल कोर्ट आएगी वो हाई कोर्ट इसकी के अंडर ये काम करते हुए मानी जाएगी। ओके, जहां नहीं हो हाई कोर्ट बताएगी ये इसका क्या जुडिक्शन होगा। अब ये जो कोर्ट है 26C क्या कहता है, इसकी अपील, इसके आगे अपील या रिवीजन फाइल किया जा सकता है हाई कोर्ट में। इस तरह फाइल किया जाएगा जैसे ये स्पेशल कोर्ट सेशन कोर्ट हो, जैसे ये स्पेशल कोर्ट सेशन कोर्ट हो, इस हिसाब से ये
फाइल किया जाएगा कि स्पेशल कोड सेशन कोड है। ओके, ये सेक्शन 23। इसके अंदर नेक्स्ट क्या प्रोविजंस हैं स्पेशल कोड के, कि जो कोड ऑफ स्पेशल कोड जो है इस पे सीआरपीसी 1973 अप्लाई करेगा। ये सेशन कोड की तरह काम करेगी, सेशन कोड की तरह काम करेगी। ऑफिसर जो है, जो भी इसका ऑफिसर बनाया जाएगा वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरह काम करेगा। उसको वो तो या तो 7 ईयर का उसको या तो एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए या 7 ईयर लॉ का काम करने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का अफसर होना चाहिए। कि कोई भी डिपार्टमेंट में अफसर जहां वो लॉ देखता हो, जरूरी नहीं है लॉ ऑफिसर के नाम से हो। ठीक है, जब तक ये जहां पर अभी स्पेशल कोड जब तक नहीं बनती है, जब तक नहीं बनती, टिल देन, जब तक नहीं बनती तब तक सेशन कोड स्पेशल कोड की तरह काम करेगी। ये जो सेशन कोर्ट है की तरह काम करेगी स्पेशल कोर्ट, और जो सीआरपीसी के अंदर पावर है हाई कोर्ट की केस ट्रांसफर करने की, वो हाई कोर्ट की पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, उसके अलावा हमने पहले भी आपको दूसरे लेक्चर्स में बताया है कि सेबी को सेटलमेंट के लिए पावर दी गई है कि वो सेटलमेंट कर सकता है, टर्म सेटल कर सकता है, रेगुलेशन बना सकता है सेक्शन 31 सब सेक्शन 2D के अंदर। ओके, साथ ही साथ यदि कोई सेक्शन 32 कहता है कि कोई सेबी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल प्रोसीडिंग्स को सेटल किया करता है, तो ऐसा माना जाएगा कि उसने सेटलमेंट प्रिंसिपल एक्टिविटीज के प्रिंसिपल एक्ट के हिसाब से किया है। ओके, तो ये कुछ चीजें ऐसी थी, हालांकि कहीं ना कहीं बिल्कुल लेटेस्ट है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमेंड होगी, हमने लेक्चर्स में कवर की हुई हैं। सारे लेक्चर्स में 2015 तक के अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। फिर भी इनको थोड़ा सा एम्फेसिस करके मैंने अलग से कुछ पॉइंट्स बताए हैं, जिससे आपको एक जनरल आइडिया हो जाए एग्जाम से तुरंत पहले कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं लेटेस्ट प्रोविजंस। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से कीजिए।